अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा के इशू पर कल जॉइंट ऑपोजिशन का इजलास था जिसमें अहम फैसले किए गए हैं, लेकिन अभी सड़कों पर निकलने का फैसला नहीं हुआ है। कल इस ऑपोजिशन के इजलास के बाद कहा गया कि टीओआरएस के मामले पर अब हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और अगर उस बिल की हिमायत हुकूमत नहीं करती है तो फिर सड़कों पर निकलने का फैसला किया जाएगा। और आज हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेकिन अपने लाएअमल का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि 7 अगस्त को हम सड़कों पर निकलेंगे, मुहिम का आगाज कर देंगे और इससे पहले 25 जुलाई को नैब के बाहर जाकर एहतजाज भी करेंगे। तो एक तरफ तो हमने देखा कि मुश्तरका ऑपोजिशन का इजलास था जहां पर सड़कों पर निकलने का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि 7 अगस्त को हम सड़कों पर निकलेंगे। अब देखना यह है कि जो दीगर ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या तहरीक इंसाफ के साथ इस स्ट्रीट प्रोटेस्ट में सड़कों पर निकलने के मामले पे खड़ी रहती हैं या नहीं साथ देती उनका। दूसरी जमातों का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी अवामी मुस्लिम लीग यकीनन जो है तहरीक इंसाफ का साथ देंगे इस पर, और इसी इशू पर हम बात करेंगे और चंद और इशूज पर हम बात करेंगे अवामी लीग के सरबरा शेख रशीद साहब से। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब सबसे पहले तो कल के इजलास के हवाले से कल के इजलास के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि ईद के बाद सड़कों पे निकलेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। तो कल इस इजलास में क्या हुआ है? क्या इत्तेफाक राय नहीं हो सका तमाम जमातों के का सड़कों पे निकलने का, और इसीलिए यह ऑप्शन दिया गया है कि पहले बिल लेके आएंगे पार्लियामेंट में? देखें, गुजारिश ये है कि 11 में से 2 पार्टियों की रिजर्वेशन है, वो है ही है। मैं नाम लेने की भी जरूरत नहीं, सबको पता है। एक पार्टी का लीडर और उसका भाई बुलेट प्रूफ जैकेट्स के केस में है, 38 करोड़ रुपया वो सबमिट कराने जा रहे हैं केपीके में। और बाकी 9 की 9 पार्टियां जो बिल पेश करने जा रहे हैं वो भी कुछ नहीं होना। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी, तहरीक मिनहाजुल कुरान और इमरान खान साहब और सारी पार्टियां, अवामी मुस्लिम लीग, हम भी 13 अगस्त को पिंडी से शुरू कर रहे हैं और 13 अगस्त को रैली करेंगे, जलसा करेंगे तारीखी, और 7 अगस्त के इमरान खान के इसमें शामिल होंगे। इससे भी अहम खबरें हैं। फॉर एग्जांपल कि रेंजर्स तकरीबन मूव हो रही है इंपॉर्टेंट जगहों से, और रेंजर्स को ये रुस्वा कर रहे हैं और ये रेंजर्स को जिच कर रहे हैं, रेंजर्स की तौहीन कर रहे हैं कि ताकि रेंजर्स जो है वो हवास बाख्ता होकर वो किसी अहम मसले में पार्टिक ना करें। फ़ौज की कोर्ट्स ख़त्म हो गई हैं, फजलुर रहमान ने इस पर जश्न का बयान दिया है, और चाइना कॉरिडोर उसको स्लो कर दिया गया है। जब मैंने ये बात इसहाक डार साहब के सामने कही थी, वो जवाब देने के मूड में नहीं थे, और आज जो उनको जल्दी है, बहुत ज़्यादा जल्दी है कि पंजाब के जजेस के खुर्शीद शाह साहब के साथ सेटिंग हो जाए, क्योंकि सारे जजेस इसको, सारी पार्टियां मुस्तरद कर चुकी हैं इन पंजाब के 3 नामों को जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं इलेक्शन कमिश्नर के। ऐसा दिखाई देता है 2 ऑप्शंस इस 15 दिन में हो 15 हैं। शेख साहब बारी बारी इन चीजों पे जरा बात कर लेते हैं। सब तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अवामी तहरीक, अवामी मुस्लिम, ये तो अवामी मुस्लिम लीग, ये तो समझ आता है। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भी जो है इस में शरीक होगी स्ट्रीट प्रोटेस्ट में, मतलब सड़कों पे निकलने के लिए वो भी तैयार है, क्योंकि अब तक कोई बयान तो नहीं आया उनका इस तरह का तहरीक इंसाफ के सड़कों पे निकलने के बयान के बाद। देखें, जो पीपल्स पार्टी के साफ और शफाफ लोग हैं, जो बिलावल के दोनों सेंटर फॉरवर्ड है, कायरा साहब और एतजाज एहसन साहब, दोनों बिल्कुल चाहते थे कि कल डेट अनाउंस हो जाए, लेकिन उनकी सोच ये भी होती है कि इत्तेहाद का मैसेज आए। लेकिन अगर ये इत्तेहाद में से 1-2 आदमियों ने स्लिप होना है तो पार्टियों में होते रहते हैं। मैंने कल मीटिंग में कहा था कि रफ़ीक बाजवा का बहुत नाम था पाकिस्तान में, जब उसने मुनाफकत की सियासत की तो लोगों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा सकती है। 6-7 ऑप्शन मैंने कौम के सामने रखी हैं आपके आवाज़ के ज़रिए, समा के ज़रिए, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये ऐसी फ़ज़ा दी जा रही है, पूरी कोशिश हो रही है कि जमहूरियत बच जाए। इस जमहूरियत को नवाज शरीफ साहब से बड़ा ख़तरा है। कल आप देखें वो आएंगे, वो लड़ाई के मूड में हैं, कल आए परसों आए, उनके भाई चौधरी निसार और समझदार लोग उनको समझा रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में एक ही बात आ रही है कि मैं ना मानूं।
दो आदमियों के दरमियान मुकाबले में वो किसी बात के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक अपोजिशन क्या का समझा रहे है, मैं हैं शहबाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब और चौधरी निसार साहब क्या समझा रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब को? दे दें खबर जी, दे दें खबर। सर इसमें भी बताता हूँ, एक बात मेरे जहन में आई है फिर मैं भूल जाऊंगा। मुल्क की सारी मजहबी जमातें भी इंशाअल्लाह इस तहरीक में हिस्सा लेने जा रही हैं। आज मैं कौम को ये भी खबर दे रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक मुल्तान कोई संभाले, लाहौर सियासी कोई मजहबी संभाले, जमातें या सिर्फ मजहबी जमातें? सियासी जमातें तो तकरीबन मौलाना फजलुर रहमान के और असफंद यार के अलावा मैं कोई भी नहीं देख रहा जो घर में बैठेगी बाहर निकलेगी। और मेरी सिराजुल हक साहब से भी लाहौर मीटिंग हुई है। आज भी एक आज़ादी जम्मू और कश्मीर की तहरीक के जलसे में मेरी थोड़ी सी चिट चैट हुई है उनके साथ। सो दो पार्टियों के अलावा, और आठवीं बड़ी खबर दे दूं आपको, ये अभी सारी कौम मेरा 20 करोड़ लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फजलुर रहमान साहब भी हिले हुए हैं अंदर से और वो राब्ते में है लोगों से, वो राब्ते में है। ये नवाज शरीफ साहब को भी मैं खबर दे रहा हूँ, वैसे ही गलत जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये खिदमत आपने लोगों की होती, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने तो अपोजिशन में बैठना सीखा ही नहीं है कभी। अपोजिशन का ना रोल है ना उनका मसला है। उनका मसला यही है कि ताकत के बलबोते पे और नाहल नलायक नकम्मी निकट्ठू कश्मीर कमेटी के नाम पे, जहाँ जिसे उस कश्मीर में गालियाँ पड़ रही हैं कश्मीर कमेटी को। और कल ये कश्मीर कमेटी में करारदाद भी थी, लेकिन ANP की ख्वाहिश पर उसको निकाल दिया गया। अच्छी बात हुई, क्योंकि उसमें और पार्टियों के लोग भी हैं, वो भी एतराज़ कर सकते थे। ये अच्छी ANP की तरफ से बात आई। तो आप ये देखें कि ये अगस्त सितंबर खबरों का महीना है, हर रोज आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। और आपने अभी ही मेरे प्रोग्राम में बहुत सारी खबर दे दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पहले किस इशू पे बात करूं। चले फजलुर रहमान साहब का भी आपने जिक्र किया, उन पे पहले बात कर लेते हैं। अभी दो बड़े जलसे किए उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हक में, DI खान में किया, लकी मरवत में किया। अब आप कह रहे हैं कि वो कभी ऑपोजिशन में बैठे नहीं है, इसलिए वो ऑलरेडी सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके कैंप में आके बैठ जाएंगे, तहरीक इंसाफ के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, क्या करेंगे फजलुर रहमान साहब? हमारे कैंप में तो शायद ना आए, यहाँ इमरान खान है। तो इमरान खान के बारे में तो नौजुबिल्ला इतना हकीर अमेज़ उन्होंने जुमला बेला कि मैंने इमरान खान को ऐसे उठा के भगाया, मक्खी नाक से मक्खी फेंकी जाती है। और बार बार क्लिप चल रहे हैं टीवी पे। और शायद पाकिस्तान की सियासत से वो वैसे निकलने जा रहे हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद में मुझे तो एहतराम है जी, सारी उम्र करूँगा उलमा का। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उलमा की शान में कोई गुस्ताखी हो, पर उलमा को ख़ुद भी ख्याल हो, इस्लामाबाद के पेट्रोल पंपों का दौरा कर लें कि वहाँ किस किस्म का माहौल है, कि वहाँ कौन सी तस्वीरें लगा दी गई हैं। सो इससे ज़्यादा तौहीन और तज़हीक जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फजलुर रहमान साहब ने ख़बर दे रहा हूँ, वाकई रब्ता किया जी, कि मुझसे किसी ने रब्ता ही नहीं किया। मैं वक्त मांगता रहा, मुझे किसी ने वक्त ही नहीं दिया। तो मुझे मजबूरन नवाज शरीफ के साथ जाना पड़ा। आपसे रब्ता हुआ है फजलुर रहमान साहब का, किसी और से रब्ता हुआ है ऑपोजिशन में? ज़ाहिर है मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूँ शहजाद साहब, मैं समझ जा करें ना। मौलवी साहब जब जिस रब्ता करते हैं तो किन लोगों से करते हैं, इनको आप अंडररेट ना करें। ये उस दौर में भी हाइड आउटों में ज़ियाउल मुशर्रफ साहब से मिला करते थे। अपोजिशन करनी इन्होंने सीखी नहीं है। अपोजिशन वाले दिन ये पैदा ही नहीं हुए हैं। और अगर इस मुल्क में उलमाए हक ने अपोजिशन की होती तो आप यकीन करें जितना इस्लाम का पाकिस्तान में जोर है ये हुकूमत फार्म कर लेते हैं। और मुझे यकीन है कि अगली दफ़ा जब कभी भी इलेक्शन हुए आप इनका हाल देखना, कौम ने क्या दरगत बनानी है इनकी। अच्छा शेख साहब, आपने अभी ये भी कहा कि कल वजीर आजम साहब, खबर तो यही है कि वो इस्लामाबाद आ जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि वो लड़ने के मूड में, और शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब उनको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब उनको, कि मतलब इन हाउस कोई तब्दीली लेकर आ जाए, अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दें? क्या कह रहे हैं इस वक्त शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब? एक्चुअली शहजाद भाई सारे ही ऑप्शन खुल गए हैं, इस 10-15 दिन में और खुल जाए। मैं इस वाज़े इन हाउस चेंजेस की भी तैयारी है। अगर मैं ये कहूँ कि जो मैं 30-35 MN आपके कह चुका था, 50-60 हो चुके हैं, बात क्वाइट होते जा रहे हैं, सही हो सकते हैं। सो इन हाउस की भी चेंजेस है, और तेज़ी से हालात मूव कर रहे हैं। आज 20 तारीख है, 10 दिनों में सूरत हाल वाज़ा हो जाएगी। और जो मैं आपको कह रहा हूँ 1 अगस्त से लेके 30 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक ये कट्टी कट्टा निकल आएगा, या इधर हो जाएगा या उधर हो जाएगा।
जो कुछ भी होना है वो हो जाए। सर जब ये आप बात करते हैं ना कि 50-60 MNA हैं PMLN के जो इधर उधर हो रहे हैं, 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैं सीधा 2014 में चला जाता हूं, क्योंकि वहां पे भी यही बातें हो रही थी, तमाम यही तज्जिए हो रहे थे। उस वक्त हुआ कुछ नहीं। इस मर्तबा क्या फर्क है? आपको क्यों इतनी ज्यादा उम्मीद है कि नहीं उस वक्त नहीं हुआ लेकिन अब जरूर होगा? देखिए, एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये था कि सारी अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ चली गई। इस वक्त कोई अपोजिशन पार्टी नहीं, 50% थोड़ा सा असफंदयार खान की पार्टी, वो उन्होंने कहा कि इस्तीफे को वापस ले लो, ले लिया गया वापस, अच्छी बात की। अब भी वो कोई बलोर साहब कहें, मेरे लिए बड़े एहतराम है, गो जब तक होती मौजूद हैं बलोरों को किसी ने घास नहीं डालनी। हालांकि मैं वो बंदा हूँ इस मुल्क में जिसने 2 बातें की थी। मैंने आसिफ जरदारी को कहा था कि आप कायरा को प्राइम मिनिस्टर बना दो, मत बनाओ इसको राजेश आजे को। और मैं तवक्के करता था कि यार बलोर ख़ानदान की ANP के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है और बशीर बलोर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। वो कभी नहीं बनाएंगे सर। गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स, ये 5 चोर, डाकू, लटेरे, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, बेईमान, बगैर सलाहियतों के लोग अपने ख़ानदान की लूटी हुई दौलत, मेरा खून, आपका खून, ये मासूम बच्चों का खून चूस के ये इस मुल्क के टार्जन बने हैं। ये वक्त आ गया कि सरिंजें लगा के इन लोगों का खून जो है वो ब्लड बैंकों में दाखिल किया जाए। ब्लड बैंकों में नहीं, नालियों में बहा दिया जाए, क्योंकि ये गंदा और परागंदा है। कोई सोच सकता है? अच्छा, इनके वालिदैन के किरदार देखें, आप देखें वली खान के बारे में कैसे खून निकालने वाली बात करें शेख रशीद साहब। इस हवाले से कल इजलास भी जो हुआ था, अब जरा मैं उस पहले सवाल पे जरा मैं वापस आ जाऊं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो आज तहरीक इंसाफ ने अपना लाएमल का ऐलान किया है कि 7 तारीख से वो सड़कों पे निकलेंगे, क्या वो इसीलिए किया है कि कल पिछले इजलास में कल के इजलास में कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका था, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने क्या अपने तौर पे ये लाएमल का ऐलान कर दिया है? देखें, इत्तेफाक राय तो था ही, 2 पार्टियां या 2.5 पार्टियां पहले ही ऐसी हैं और इत्तेफाक राय हो जाएगा। मैं हूं ना इंशाअल्लाह ताला। 31 तारीख को ताहिरुल कादरी साहब की भी है और 24 को जमात इस्लामी की भी है। और जो इतनी बड़ी खबर दी है जिस पर आपने कोई तवज्जो नहीं दी कि मुल्क की सारी मजहबी जमातें नवाज शरीफ के खिलाफ निकलेंगी इंशाअल्लाह। अपने झंडे तले निकलें, हमारे साथ चलें जी। सारी की सारी मैंने पूछा था मजहबी जमातें या सियासी मजहबी जमातें। अच्छा, तो शेख साहब आप कह रहे हैं कि आप हैं बीच में तमाम पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए। पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में क्या वाकई सड़कों पे निकलेगी? और अगर ये निकलेगी तो साथ होंगे सब, या हर कोई अपना अपना प्लान का ऐलान करने जा रहा है? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी के बारे में तो कुछ नहीं कहता, ना मेरी उससे ज़्यादा गपशप है, ना उससे कोई मसला मसाइल हैं। 2-3 जो मेरी मुलाकात हुई वो उसमें काफ़ी तफसीली 2 मुलाकातें हुई, लेकिन मैं उन तक पहुंच नहीं सका। वो ज़रा छठा बैरी बेड़ा है अपनी सोच का। बिलावल से जो मेरी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जी, बिलावल लड़ेगा। और इन 10 दिनों में बिलावल आपको और वाज़े नज़र आ जाएगा। आप 1 अगस्त तक देखें, बिलावल और खुल के आ जाएगा। और बिलावल ने जो नीट एंड क्लीन लोगों को साथ रखा है और करप्ट लोगों को दूर रखा है, उससे मेरा ख्याल है उसकी सोच भी साफ और शफाफ है और लड़ेगा नवाज शरीफ के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है। इस अंदाजे और इस तज्जिए से थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा शेख रशीद साहब, और फिर आपको मौका भी दूंगा इस पर जवाब देने का। वो इसलिए कि कल अभी आपने कहा जो रेंजर्स को जिच किया जा रहा है, उनको वहां पे कराची में, सिंध में, बल्कि जो उनके क्याम की मुद्दत थी वो खत्म हो गई, तौसी उसमें की नहीं गई है। और इसका फैसला आसिफ जरदारी साहब ने करना है। चीफ मिनिस्टर साहब कल दुबई जाएंगे, लंदन से आसिफ जरदारी साहब आएंगे, वहां पे फैसला होगा। अगर बिलावल साहब इतने पावरफुल होते जिसको आप शहजादा कहते हैं, तो भाई ये फैसले आज बिलावल साहब कह रहे होते। अगर रेंजर्स को जिच किया जा रहा है तो वो बिलावल साहब नहीं कर रहे, वो जरदारी साहब कर रहे हैं, और फैसले भी सारे जरदारी साहब कर रहे हैं। आज अगर बिलावल कैंपेन कर रहे हैं कश्मीर में इलेक्शन के लिए, तो वो भी जरदारी साहब के हुक्म पे कर रहे हैं, अपने तौर पे तो नहीं कर रहे। वो गुजारिश ये है कि आसिफ जरदारी ने काफ़ी लकीरें रगड़ ली हैं कि मुझे पाकिस्तान आने दिया जाए। जॉन मैकन को भी काफ़ी सारा चंदा उनके सपोर्टरों ने दिया उनकी टीम को, लेकिन फ़ौज का एक ही जवाब था, नो वे गो अवे। अभी तक तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, आज इस वक्त तक या कल गुजरे हुए वक्त तक मैं आपको श्योर कर सकता हूँ उनका आना क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आसिफ जरदारी साहब ये समझते हैं कि उन्होंने ये सारी चालें ही बदल देनी है इन दी एंड, और वो
सारी ताश ही उलट देंगे तो माफ़ करना ही ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। अगर मजहबी क़ुव्वतें हमारे साथ बाहर निकल आईं तो किसी सियासी क़ुव्वत की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। जब तक मजहबी क़ुव्वतें नहीं निकलेंगी हमारी तहरीक नहीं कामयाब हो सकती। मैं इस पे वापस आता हूँ ज़रा मजहबी जमातों में, आप क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ये निकली तो हम कामयाब हो जाएंगे। कौन कौन सी जमातें हो, क्या वो भी सियासी तहरीक का हिस्सा बनने जा रही है या किसी और ऑब्जेक्टिव को लेकर सामने आ रहे हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शेख रशीद साहब, जो कि ब्रेक में जाने से पहले बार बार इस चीज पे इसरार कर रहे थे कि मजहबी जमातें अगर हमारे साथ निकल आई तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे। शेख साहब, इन पे इतना ज्यादा क्यों रिलाय कर रहे हैं और क्या ये भी आपकी सियासी तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं? यानी कि पनामा के इशू पे आप कह रहे हैं कि ये मजहबी जमातें आपके साथ निकलने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, मुमताज़ कादरी के सारे लोग और दूसरी मजहबी जमातें पनामा लीक्स में निकलने के लिए तैयार है। और मैं अपनी सियासत का एक तजुर्बा बताता हूँ, जब तक सियासी पार्टियों के साथ मजहबी पार्टियाँ शामिल ना हों कोई सियासी तहरीक पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। और इसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बरकत डालेगा और लोगों की आवाज़ें सुनी जाएंगी और पिसे हुए मसाइल ज़दा लोग जो आसमान की तरफ देख रहे हैं शायद अल्लाह उनकी सुने और इस कौम, इस मुल्क में, क्योंकि जो चोर लुटेरे और डाकू हैं वो तो नया जाल लेके आ रहे हैं। और आज पता नहीं खबरों पे खबरें मैं आपको देने जा रहा हूँ। सुबह मैं किसी अच्छे लायर के पास जाऊँगा, ये बड़े महंगे होते हैं, को मिन्नत अल्लाह करूँगा कि ये जो इलेक्शन में करप्शन का अंसर लाने लगे उसके बाद तो इलेक्शन लड़ना ही बेकार है जी। अगर इनके ये क्या करेंगे, सिंध वालों को कहेंगे जी आप अपना जज ले लो, बंदर बांट के ये माहिर हैं बिजनेसमैन। बलूचिस्तान में फजलुर रहमान को कहेंगे जी तुम अपना जज ले लो, KPK वालों को कहेंगे, पंजाब में कहेंगे ऐसी की तैसी, यहाँ हम नहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को हरकत में आना चाहिए। और मैं वकला से मशवरा करूँगा कि हम अगर रिट कर सकते हैं तो मैं कल परसों रिट में जाऊँगा। ये तो चोरी, सरेआम चोरी और धांधली है आइन और कानून का। लेकिन जो जिस इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं ना शेख साहब, अब वो मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर जाता जा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुमताज कादरी के सपोर्टर्स भी इसमें आपके साथ होंगे, फिर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ होगी, पीपल्स पार्टी के ही गवर्नर को उन्होंने जो है कत्ल किया था। फिर आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी इसमें होगी, वो भी क्या कादरी साहब के सपोर्टर्स को साथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो बड़ा अजीब सा इत्तेहाद बनने जा रहा है भाई। इत्तेहाद तो माफ करना, इनका इकट्ठा ही हो जाना। अगर अगली मीटिंग में बिलावल और ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान इकट्ठे भी हो गए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि ये डिफरेंसेस यहाँ इस पाकिस्तान की, अब मेरे जहन में बात आई है, कौम पता नहीं क्या कहेगी, इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि यहाँ अपोजिशन में भी बाज़ लोग वो रोल अदा नहीं करते जो कौमी नौइयत का हो। शख्सी और ज़ाती नौइयत की जो बातें होती हैं, उसने भी नवाज शरीफ को नई ज़िंदगी और नई सियासत और नई कब्ज़ा ग्रुप में हाथ बटाया है। दो लोग मार्शल्ला लगाने जा रहे हैं पाकिस्तान में, एक नवाज शरीफ और एक वो अपोजिशन जो घरों में बैठ के, जो हमारे साथ भी शामिल है, अंदर से नवाज शरीफ के साथ मिली हुई है, जो बेईमान अपोजिशन है, 2 नंबर की। 2 लोग इस मुल्क में मार्शल्ला लगाने जा रहे हैं। जो हकीकी अपोजिशन है वह छाती खोल के सामने आएगी। Here we are for the nation, country, Pakistan, poor people and Islam. We are ready to die. Doesn't make any difference. तो मतलब और वो बेईमान जिन्होंने दौलत लूटी हुई है, जो ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के बाद हमारी बारी आ जाएगी और अगर कोई ऐसे हालात बने तो ऐसा एहतसाब होगा कि लग पता जाएगा, वो बेईमान है। अंदर से बहाने ढूंढ ढूंढ के सामने भी नहीं आते, अंदर से चूहा मारते हैं। चूहे छोड़े हुए अंदर, उन्होंने अपोजिशन के अंदर चूहे छोड़े हुए हैं, बेईमान अपोजिशन ने। तो आज अपनी पोजीशन इमरान खान साहब ने तो क्लियर की, उन्होंने कहा है मैंने 20 साल जद्दोजहद इसलिए नहीं किए क्योंकि मैं चाहूंगा कि आखिर में मार्शल लॉ लग जाए। आप क्या चाहते हैं कि इंटरवेंशन किसी किस्म की हो फौज की तरफ से या नहीं हो? देखें, एक बात जो उसने की है, दोनों तीनों बातें इमरान खान ने सच्ची की हैं। फिर शहजाद आपसे मेरा ये झगड़ा होता है, आप सारा टाइम मेरा इमरान खान पे ले लेते हैं। एक बात तो उसने ये की है कि भाई अगर फ़ौज आ गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान PTI को होगा। वेरी राइट, क्योंकि इलेक्शन में इस वक्त पीपल्स पार्टी PTI को अवामी मकबूलियत हासिल है, लेकिन जब तक नवाज शरीफ मजबूत है, जब तक नवाज शरीफ धांधली का बुद्धा मौजूद है, जब तक
धांधली का गौतम बुद्ध मौजूद है, मास्टरमाइंड मौजूद है, उस वक्त तक इमरान खान की कुछ नहीं चल सकती इस मुल्क में। नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा मिठाइयां, ऑफ कोर्स यहां तो टैंकों की जरूरत ही नहीं पेश आनी जी, क्या बात कर रहे हैं, इतने मकबूल लीडर हैं ये। शायद फजलुर रहमान किसी टैंक और ट्रक के नीचे लेट जाए तो मुझे पता नहीं है, और कोई नहीं लेटेगा। फजलुर रहमान से शायद डर जाए ट्रक वाले के भाई नहीं यार, नीचे लेटे थे। अच्छा, मुकम्मल कर लें आप। कर लिया मैंने, आप पूछें अब सवाल। अच्छा, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, वहां पे भी जो लोग टैंकों के सामने आए थे वो जरूरी नहीं है अर्दोगान के सपोर्टर थे, वो जमहूरियत के हामी थे। तो यहां पे आप कह रहे हैं कि कोई नहीं निकलेगा जमहूरियत को बचाने के लिए? सर, अगर लूट मार का नाम जमहूरियत है, जिस मुल्क का वजीर आजम रंगे हाथों उसकी औलाद और वो पकड़े जाए कि लूट मार से दौलत बाहर मुंतकिल की हो, पाकिस्तान में भी रख लेते तो चलो जी कोई बात नहीं थी, 4 बहरे लग जाते, 2 खाकरूब लग जाते, 6 आदमी 10 आदमी कोठी पे मुलाजम हो जाते। सर जी, आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? आप अर्दगान का मुकाबला नवाज शरीफ से सारी कौम ये एंकर कर रहे हैं। क्या पिद्दी का शोरबा। नवाज शरीफ GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। नवाज शरीफ काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता था फौज के बगैर। नवाज शरीफ की जमानत जब्त हुई ग्वाल मंडी के हल्के में तहरीके इस्तिकलाल के टिकट पे। यार, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? ओ, अगर ज़ियाउल हक का जनरल जिलानी उसकी उंगली ना पकड़ता तो वो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता था इस मुल्क में। अब आप सारे ऐसे कह रहे हैं कि अर्दगान और नवाज शरीफ, खुदा के वास्ते ना आए जी, फौज ना आए, फिर इस मुल्क का हशर देख लेना। इस मुल्क में खुदा के बाद आखिरी ताकत जिसकी तरफ लोग देखते हैं वो फौज है। इस लूट मार से निजात चाहते हैं हम, फौज का आना नहीं चाहते। अगर फौज के अंदर से 3 स्टार जर्नैलों का एहतसाब हो सकता है तो 5 खानदानों के सियासतदानों का क्यों नहीं हो सकता? अगर फौज इतनी बेबस है तो आने जाने की बातें ना करो, ना जाओ, लेकिन इस मुल्क को बचाओ। चाइना करप्शन लूटमार से निजात का जरिया भी फौज है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फौज हम चाहते हैं कि आए भी ना। सही, आप कह रहे हैं कि तमाम बुराइयों से निजात के, देखें, हर दफा नया हथियार होना चाहिए, ऐसी स्मार्टनेस होनी चाहिए, आए भी ना और काम भी पड़ जाए, आए भी ना और काम दिखाए। अच्छा। ये पुरानी रजिया भट्ट के, रजिया सुल्ताना के दौर की बातें कि आगे आ रहे हैं ट्रकों पे टैंकों पे आ रहे हैं, ना है, काम दिखाएं। मतलब काम से गर्ज है कौम की छाती धागे के साथ लगे और चोर भागे यहां से, चोर मुल्क छोड़े हमारा। अच्छा, ये मुझे ठीक है, मुझे एक बात बताएं, कल एक और बात बिलावल भुट्टो साहब ने कही, उन्होंने कहा कि अगर इस कश्मीर के इलेक्शन में भी धांधली हुई तो फिर नवाज साहब की हुकूमत भूल जाए कि 2014 का धरना भी कोई धरना था, हम उससे बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा करेंगे। अब इन लफाजी पे कितना एतमाद आपको है शेख रशीद साहब? क्योंकि 2013 के इंतखाबात में भरपूर धांधली हुई, तमाम जमातों का यह कहना है कि धांधली हुई, पीपल्स पार्टी भी कहती है धांधली हुई, और जब सड़कों पे ऑलरेडी PTI, पैट और आप लोग मौजूद थे तो वो साथ नहीं आए। तो इन लफाजी पे कितना यकीन करें? तो सिर्फ बातें ही है ना, पीपल्स पार्टी जब वक्त आएगा तो वो तो नहीं आएगी बाहर। फिर इंशाअल्लाह सुबह धांधली होगी, अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ तो इस काम के ये करू हैं, ये छाती के साथ कार्ड छाती के साथ लगा के खेलने के माहिर हैं। ये 12 सीटें हैं पाकिस्तान के अंदर। पंजाब हमने क्यों नहीं हिस्सा लिया जी? हम कश्मीरी हैं, हमारी 3 सीटें हैं, हमें पता है कि इन्होंने उस तरह चलाने हैं। बड़ी हैरत की बात है क्योंकि आपका ताल्लुक कश्मीर से और आप कश्मीर में आपकी जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही है। नहीं लड़ रही, हमें पता है, क्योंकि अब ये पहली दफा पाकिस्तान की रियासती जमातें वहां गई हैं। ये रास्ता खोल ले, फिर हम सोचेंगे अवामी मुस्लिम लीग ने क्या करना है। सर जी, आप समझने की कोशिश करें कि इस मुल्क में अब इलेक्शन लड़ना भी आसान काम नहीं है। ये बदमाशों का, लुटेरों का, लफंगों का, पैदागिरों का, माल बनाने वालों का, कब्जा ग्रुप के माफियों का, जिनके पास फोर्सेस हैं, जिनके पास पीछे डाले चलते हैं, ये उन लोगों का काम हो गया है। और इस कश्मीर में आप देखेंगे कि इन्होंने, एक तो होता है ना रेगमाल चलाने, इन्होंने उस तरह चलाने हैं इन 12 वैली की सीटों में। और मैं वहां इसलिए गया कोई नहीं क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्शन की सूरत हाल जो है, और मैं समझता हूं कि कल सुबह जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें शायद पीपल्स पार्टी की वोटों से कोई फैसला हो सके। वरना नवाज शरीफ आप समझते हैं कि वो धांधली से परहेज करेगा, वो कहेगा कश्मीर में नहीं करनी। क्यों नहीं करनी जी? धांधली उनका पेशा है, धांधली उनकी सोच है।
ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इमरान खान ने 4 हल्के कहे जी, चारों के चारों में गंद निकला, चारों के चारों वजीर हैं, चारों के चारों हल्कों में से लाख लाख वोट ही नहीं निकले। और एतजाज अहसन कहता है उसकी बीवी के हल्के के उसने डिब्बे खोले, उसमें रद्दी पड़ी हुई थी। तो ये रद्दी अगर आपकी बातों से तो शेख साहब ये लग रहा है कि कल इस कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग जीतने जा रही है। और फिर जैसे आज नून लीग के कुछ लोगों का ये कहना था कि एक दिन पहले इसीलिए तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दिया क्योंकि उनको पता है कल उनके साथ इलेक्शन में क्या होना है। देखें, मैं इमरान खान से कश्मीर के इलेक्शन में डिस्कस कर चुका हूं, टीवी पे नहीं करना चाहता। इमरान बहुत अच्छा इंसान है और सादा भी है। हाँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कर दें क्योंकि मैं वहाँ लड़ नहीं रहा और मुझे पता है कि वहाँ क्या होने जा रहा है। मैं इमरान खान को मशवरे ही दे सकता हूँ क्योंकि मेरी उससे दोस्ती और तल्लक है। और बाज़ का मेरा कलेजा भी फटता है कि वहाँ भी बाज़ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिनको समझ नहीं आती कि भाई इमरान खान एक एसेट्स है, इसको ज़ाया मत करें। अगर ये जो तहरीक का 7 तारीख ने उन्होंने ऐलान किया है, मैं साए की तरह उनके साथ हूँ और ताहिर कादरी साहब के भी साथ हूँ और मेरी पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि मजहबी जमातें भी हों और आप बेशक क्लियरली ना कहें, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कल नून लीग जीत रही है और आप जो कह रहे हैं एसेट ज़ाया ना करो, इमरान खान एक एसेट उसको ज़ाया ना करो, तो ऐसा लग रहा है कि कल क्लीन स्वीप हो जाना है और तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ नहीं आना है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कश्मीर में नून लीग धांधली कैसे करेगी? पीपल्स पार्टी का तो वहां पे अपना वजीर आजम है। सर मैं 12 सीटों की बात कर रहा हूँ, सर मैं 12 सीटों की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। मैं वैली और जम्मू की 12 सीटों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा उस तरफ जाती है जिसका मरकज़ में इक़्तिदार होता है। मैं उन 12 सीटों की बात करता हूँ। कश्मीर में तो मैं गया ही नहीं, हालांकि मुझे भी पहली दफ़ा लोगों ने हेलीकॉप्टर के पैसे भेजे हैं कि हेलीकॉप्टर करवा के आ जाएं। इस मुल्क में एक हेलीकॉप्टर और जहाज़ ही मेरी जड़ों में बैठ गया है कि अब लोग हमें भी हेलीकॉप्टरों के कहते हैं जी। हम बस पे जाने वाले लोग हैं, ये रेल कार से जाने वाले लोग हैं या PIA से जाने वाले लोग हैं। ये प्राइवेट जहाज़ और पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सियासत के जड़ों में बैठ गए हैं और गरीब की सियासत को ये दफन कर देंगे ये हेलीकॉप्टर और जहाज़ भी। ठीक है, मुझे एक वक्फा लेना है, उसके शेख साहब आपसे हम मजीद बात करेंगे। कराची के इशू के हवाले से खासतौर पर बात होगी, 2-3 दिन से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स वहां पे हो रही हैं, इस पर बात होगी शेख साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शेख साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। कराची पे बात करूंगा लेकिन इससे पहले मुझे ये बताएं शेख साहब, जो सवाल मैंने पहले भी आपसे किया था कि पीपल्स पार्टी में आपके ख्याल में अहम फैसले, बड़े फैसले इस वक्त कौन कर रहा है? क्या बिलावल साहब उस पोजीशन में आ गए हैं या अभी तक ये सारे फैसले आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं? देखें, फैसले तो आसिफ अली जरदारी के पास ही हैं, असम्बलियों में उसका कंट्रोल है, लेकिन मासिस में बिलावल को इज्जत मिली है और बिलावल बाप के सामने अदब, तरीके और सलीके से अपनी बात ज़रूर करेगा। मुझे उम्मीद है, कल मेरी उम्मीदें ये भी खाक में मिल जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दिया है कि वो बात ज़रूर करेगा और मैं भी उससे मिलूँगा एक मरतबा और तफसीली इसी थोड़े दिनों के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि बिलावल में जान है, उसको अंडर एस्टिमेट लोग कर रहे हैं और हमें जितनी पीपल्स पार्टी की तबाही और बर्बादी हो चुकी है उसमें बिलावल कुछ परसेंटेज तो बेहतरी ला सकता है अगर लाना चाहे। अगर बाप की सियासत पे जाएगा तो मैं समा पे वाज़े कह दूँ, तबाह और बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पीपल्स पार्टी दफन हो जाएगी। अगर ये साफ शफाफ लोगों को जो नीट एंड क्लीन है, जिन पे करप्शन के धब्बे नहीं है, उनको साथ लेके पीपल्स पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेगा तो शायद बेहतरी हो जाए। बाप के साथ जाएगा तो 6 छिका 36 छुट्टी है फिर। हाँ, अभी पहले ये कहा, आज आपने भी ये कह दिया कि जमहूरियत को खतरा जो है वो नवाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा था, उन्होंने कहा था कि जमहूरियत को खतरा है नवाज शरीफ साहब से और इस बात पे वो इत्तेफाक करते हैं इमरान खान से। लेकिन मुझे ये बताएं कि सिंध में जहां पे उनकी हुकूमत है वहां पर क्या हो रहा है शेख साहब? रेंजर्स को इख्तियारात दिए नहीं जा रहे। सब देखें, ये सबसे बात मैंने कही है पहले, अब ये सब मुझे कॉपी कर रहे हैं। जब मैं कह रहा था लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इसको आदत है, मैंने कहा कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की, और जनरल रिजवान ने इसको पिस्तौल तोहफे में दिया। खुदा के बंदे DGI को इसको किताब दे, पढ़े लिखे कुछ समझ आए इसको, आपने भी पिस्तौल ही दे दिया, जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी, मार अपने आप को। तो सियासी तौर पर मारेंगे ये। और जहाँ तक कराची का तल्लक है जी, मैं समझता हूँ MQM को दीवार के साथ ना लगाया जाए
और मैं लोगों को समझाता हूं जो उनके चोर, डकैत, गिराकट, भत्ताखोर, बदमाश, टारगेट किलर और उनके जो सपोर्टर और फिनांसर और एडवाइज़र हैं उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। लेकिन सारी एमक्यूएम को आप दीवार के साथ मत लगाएं। और उसमें अच्छे लोग भी हैं, सारे ही बेईमान लोग नहीं हैं, जो अच्छे लोग हैं। पहले मुझे थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करने देना। देखें, अगर तो एक पार्टी डिलीवर कर रही हो फिर ये कहे कि अगर नवाज शरीफ जमहूरियत के लिए खतरा है तो समझ आता है। अब गवर्नेंस आप सिंध में देख लें, सिंध में करप्शन देख लें आप, तो अगर एक इतनी करप्शन है और वो पार्टी अगर ये कहती है कि जमहूरियत को खतरा जो है नवाज शरीफ से है वो डिलीवर नहीं कर रहा, तो बड़ी अजीब सी बात होती है। रेंजर्स के इख्तियारात का मामले एक तरफ, कराची में तो कचरा उठाने के लिए जो है वहां पे उनके पास इंतजामात नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ नवाज शरीफ से खतरा है? खतरा तो फिर उतना ही पीपल्स पार्टी से भी है, क्योंकि अवाम में डिलीवरेंस तो उनकी भी जीरो है। आप बड़ी स्क्रीन पे चले गए, मैं बड़ी छोटी सी स्क्रीन पे आता हूँ। नवाज शरीफ पनामा लीक्स में पकड़े गए हैं। अगर दुनिया में कोई भी जमहूरी वजीर आज़म पकड़ा जाए और उस पर इखलाकी ये फ़र्ज़ है कि वह जमहूरियत को बचाए और स्टेप डाउन हो, क्या मेरा भाई आ जाए, निसार आ जाए, मेरी पार्टी में से आ जाए, मैं ट्रायल होता हूँ, अगर मैं बच गया तो मैं आ जाऊँगा। क्या बातें आप सारे लोग कर रहे हैं जी कि जमहूरियत को खतरा, और क्या खतरा? कहता है जाओ जो कुछ करना कर लो, फिर फौज आ जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि जनाब फौज आ गई। वो मान ही नहीं रहा, सारे फैसले ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है कि अकल दंग रह रही है उसके। सारी दुनिया में कश्मीर में जुल्म और सितम हो रहा है, सारा पाकिस्तान चीख रहा है। मोदी उसके वीआईपी दिनों पे आता है, मोदी उसकी बर्थडे पे आता है, उसकी शादियों में आता है। यानी इतनी क्या कहूँ, लाइव रिकॉर्डिंग में आपसे क्या करूँ। ये गाने के यार बने बैठे हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं गाने के यार हैं। ये मोदी की सोच को समझ नहीं पाया। ये तो चीन ने, उसने 21 बिलियन का वहां न्यूक्लियर का ऑर्डर दिया है, 21 बिलियन US डॉलर का। ये तो चीन ने वीटो किया उसको, सिविल न्यूक्लियर पावर पे। और आप जो चाइना कॉरिडोर को रोके बैठे हैं, हम बेवकूफ़ नहीं, हम समझते हैं। और सारी जिम्मेदारी अगर मुल्क की फौज पर ही है तो फिर आप किस मर्ज की दुआ है नवाज शरीफ साहब? आप 2 महीने आपके बगैर भी मुल्क चल सकता है, तो अगले 18 महीने भी या 22-20 महीने भी आपके बगैर चल सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये सीपैक, क्योंकि आपने पहले भी इस पे जिक्र किया था, तेली और जीरे ब्लेड जैसे, अगर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइलें निकाल के ही मुल्क चल सकता है, अगर हम 20 करोड़ भेड़ें, गाय, बकरियां, गली सड़ी सब्जियां हैं, अगर हमने इसी तरह ही चलना है तो फिर आपके बगैर भी मुल्क चल सकता है, घबराए नहीं। शेख साहब, ये सीपैक का पहले भी आपने जिक्र किया, आपके ख्याल में किसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए इस काम को आगे बढ़ाने की? सिविलियन हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत के पास, या फिर आप समझते हैं कि फौज को ये केस आगे लेके जाना चाहिए? सीपैक का मैनेजमेंट किसके पास होनी चाहिए? जब मैंने ये बात की, सारी कौम मेरे मुखालिफ हो गई। मैं वक्त से पहले बात करता हूं, मैंने बजट सेशन में ये की, आर्टिकल लोगों ने, एंकरों ने मेरे पे प्रोग्राम किए, जिसके प्रोग्राम में मैं नहीं जाता, वो मेरी मुखालफत में प्रोग्राम शुरू कर देता। चले उधर भी मैं ही होता हूँ, बेशक मुखालफत में करता। जब मैंने कहा पाकिस्तान के लोग मानना शुरू हो गए हैं, अब ये कह रहे हैं कि फलाना बस में कौमी इंटरेस्ट है, अगर फौज ले सकती है तो इसको टेक ओवर कर ले और इसको मुकम्मल करे और सारे सूबों को ऑन बोर्ड करे। मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इतना ही कह सकता हूँ, वरना बात बहुत दूर जा रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसकी मैनेजमेंट, डेवलपमेंट भी फौज करे, सिक्योरिटी से ज्यादा बढ़कर काम करे, आप कह रहे हैं सीपैक के हवाले से? देखिए, सिक्योरिटी के लिए तो फौज ने अपनी तैयारी कर ली है। उनके जिम्मे जो काम था सिक्योरिटी का, वो उन्होंने पूरा कर लिया है। जो तादाद उन्होंने बढ़ानी थी सिक्योरिटी की, उन्होंने बढ़ा ली है। जो सिविलियन गवर्नमेंट के जिम्मे काम था, वो क्या कर रही है? मैं खुद जाऊंगा, जरा अभी मैं सियासत में मसरूफ हूं, 2-3 दिन मैं खुद जाके ग्वादर रहने जा रहा हूं, फिर आपके साथ ग्वादर से प्रोग्राम करूंगा, घबराए नहीं आप। अच्छा शेख साहब, अब मैं इसलिए आपसे ये, आप जो कह रहे हैं ना, मैं बड़ी स्क्रीन पे चला गया, फोकस इस पनामा पे। देखें, लोग आपको इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप बड़ी दबंग और खरी बात करते हैं। अब इस पनामा के इशू पे अगर आप पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस, करप्शन को इग्नोर करेंगे तो लोग बड़े मायूस होंगे आपसे कि शेख साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज क्योंकि वो इत्तेहादी हो गए पनामा के इशू पे तो फिर पीपल्स पार्टी के बारे में बात करना ही छोड़ दिए। अब ये रेंजर्स का इतना संगीन इशू है, कराची में बेहतरी देखी हमने। चले ठीक है, देखें, मैं किसी का इत्तेहादी नहीं हूं सिवाय इमरान खान के। उस वक्त तक हूं जब तक इमरान खान स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जब तक मैं अगर खुदा ना खास्ता समझूं तो मेरी अवामी मुस्लिम लीग जो है वो किसी के कहने पे किसी पार्टी में नहीं गई। अवामी मुस्लिम लीग खुद वजूद में आई है। ठीक है, आप इत्तेहादी नहीं है पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो इस मुश्तरका ऑपोजिशन का हिस्सा है। नंबर के हैं, वो खुद आएगी ग्राउंड पे,
वो खुद आएगा शेख रशीद। और जो करप्ट है सिंध में उठा के फेंको बाहर। क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या कर रही हैं अदालतें इस मुल्क की? क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अदारे? अगर करप्शन का ये मेयार है और वो देखते जा रहे हैं और हम तो मकरूज होते जा रहे हैं। 2017 में आप किस्त दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? जब आप किस्त नहीं दे सकेंगे तो कहेंगे ये डिफॉल्ट कंट्री है, इसके बमों को वसूल करो, इनके बम जो है कब्जे में लो। और जो सियासतदान है उनको कोई शर्म ही नहीं है। 2-2 महीने हो गए हैं, 2-2 महीने मुल्क उनके बगैर चल रहा है। यार ये इस तरह तो गंगू तेली की दुकान नहीं चलती, इस तरह जीरे की बार्बर शॉप नहीं चलती जिस तरह 20 करोड़ का ये मुल्क चला रहे हैं। कोई परवाह नहीं है क्योंकि यहां आवाज कोई नहीं है। अगर अब ये कौम अपोजिशन के पीछे ना निकली तो फिर इस कौम को भी याद रखें, इसका मुकद्दर, इसके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद है। आप तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं फौज से शेख साहब, जब ये कौम पीछे निकले। जी सही, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जरा अपने दोस्त, अपने शहजादे बिलावल को फिर कहें ना कि ये जो रेंजर्स ने अच्छा काम किया है कराची में, उनके क़याम की मुद्दत खत्म हो गई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक आध बंदा उनका पकड़ा जाता है। कहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा स्पेशल इख्तियारात देंगे वो भी कराची तक महदूद रखेंगे, अंदरूनी सिंध तक नहीं देंगे। तो फिर ये बात करें ना, फौज से तो आप बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे, लेकिन जहां पे रेंजर्स ने डिलीवर किया वहीं पे उनको काम नहीं करने दी थी जा रही पीपल्स पार्टी। शहजाद साहब, ये सारे हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिससे ये डर रहे हैं। जब आप रेंजर्स, तो फिर कराची वाले निकले बाहर, निकले कराची के सेठ, पुल के उस पार भी लोग निकले और इस पार भी निकले, कहें हमें रेंजर चाहिए। देखे ना, लोग चाहते हैं कि रेंजर मरती रहे, फौज मरती रहे, फौज जाने देती रहे, सियाचिन -30 पे बैठी रहे, शवाल में लड़ती रहे, जनूबी वजीरिस्तान में लड़ती रहे, 7-7 हज़ार शातें घर लेती रहे, 3-3 हार्ड जॉब करते रहे। और यहाँ किए जा रहे हैं जी फौज आ गई तो टर्की का साहब होगा, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ, दुआ है मेरी ना आए। अगर आ गई तो ऐसा जश्न होगा जो इमरान खान ने कहा उससे भी बढ़कर होगा। अच्छा, ये जो कल एक बड़ा फैसला किया है अदालत ने, वहां पे एटीसी कोर्ट ने वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी, कादिर पटेल, इन सबको जेल भेज दिया गया है। आपके ख्याल में कराची के मफाद में है ये फैसला? सियासी तौर पे क्या असर देख रहे हैं इसका? सर, अगर इस मुल्क में आप समझते हैं कि अगर हुकूमत मकबूल नहीं है तो अपोजिशन भी कोई ईफल टावर पे नहीं चढ़ी हुई मकबूलियत के, सब बैन ही है, जिसका ढकना उठाओ उसमें से बू आती है। अगर सारे नहीं तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात खराबी होगी ना, कुछ ना कुछ तो होगा। जो इतनी JIT पहले तो वहाँ ये JIT दस्तखत ही नहीं कर रही कई केसेस पे। आप देखें ये भी कोई मुल्क है, और ये कोई मुल्क है कि बच्ची मर गई है, उसको रेप हुआ है, वो महीना रोती रही है, दफ्तरों जाती रही है, उसकी किसी ने सुनी नहीं। जब उसने खुदकुशी कर ली है, SHO भी पहुंच गया और शहबाज शरीफ ने थाना भी मुअत्तल कर दिया। इसके लिए मरना शर्त है। पाकिस्तान में मीडिया की कवरेज के लिए मरना शर्त है। ये तो अल्लाह का मुझ पे एहसान है कि लोग मेरी बात ज़िंदगी में सुन लेते हैं, वरना ये 1-2 घंटे का प्रोग्राम साबरी का भी यहाँ, 1-2 दिन का ईदी का भी यहाँ। और जब मैंने ये कहा सारी कौम सोशल मीडिया पे घबराए ना कौम, मैं भी सोशल मीडिया के ट्वीट पे आने वाला हूँ, फारिग होकर इंशाल्लाह 1 अगस्त से शुरू करने लगा हूँ। मैं देखता हूँ फिर सारी कौम शेख रशीद का ट्वीट ही पढ़ा करेगी। इनकलाब ही अगर वानी ला सकता है, बुरहान वानी, तो एक बूढ़ा शेख रशीद भी ला सकता है। क्यों नहीं ला सकते हम लोग? उठे कौम, हम उठे, हमारी क्लास उठे, छोड़ें ये लीडर 2 नंबर खाना नंबर 1 में आ गए हैं, खाना नंबर 1 में आ गए हैं। दौलत के सारे यहीं से कमाते हैं, पड़ोसियों से माल खाते हैं, इलेक्शन में पड़ोसियों से माल लेते हैं, इलेक्शनों में पैसे लेते हैं। ये सरमायादार और जागीरदार और इंडस्ट्रियलिस्ट इन्हीं को पैसे देते हैं। ये सब एक है अंदर से। शेख साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आपने कहा कि कराची में कुछ बेहतरी जरूर आई है, MQM में जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना चाहिए, जरूर पकड़ना चाहिए, लेकिन ये मुझे बात बताएं, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, जब इन लोगों को पकड़ा जाएगा तो इससे MQM डैमेज हो रही है आपके ख्याल में कराची में, या सियासी तौर पे और मकबूल होगी? देखिए, अगर सियासी तौर पर मजबूत भी होगी तो क्या करेगी। मैं MQM के लिए जज्बात रखता हूं। मैं समझता हूं कि उन सब लोगों को, MQM को 9-0 को हवाले करना चाहिए, खुद जाके रेंजर्स के, अब तो रेंजर्स नहीं, जो भी हो दुआ करें रेंजर्स ही रहे, कहीं असली फौज ना आ जाए और लेने के देने पड़ जाएं। ये सारी बातें वो हो रही है कि चढ़ा रहे हैं। देखिए, टर्की के इशू को पाकिस्तान के मीडिया में ऐसे उठाया गया जैसे नौजुबिल्ला इस्तांबुल या अनकरा में नहीं, लाहौर और पिंडी में टैंकों के आगे लोग लेटे हैं।
जैसे लाहौर और सर क्या बात करते हैं, कौन लड़ेगा टर्की में जाके अब सीरिया के मास, हजारों लोग तबाही और बर्बादी खुदा ना करे। और जब भी अस्करी और फौजी क़ियादत में इख्तलाफ हुआ है उसकी वजह नवाज शरीफ रहा है, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ रहा है। प्रोग्राम का वक्त मेरा खत्म हो गया, आर्मी स्टाफ से नवाज शरीफ की नहीं बनी। ठीक है शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। रेंजर्स के हवाले से इतलात ये भी है कि चेक पोस्ट भी इन्होंने कराची में हटा दी है और जल्द ही वीवीआईपी के लिए सिक्योरिटी जो है वो भी पुल आउट कर ली जाएगी। तो कराची जहां पे अमन हमने देखा है बहाल होते हुए, उसके लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं और देखना यह है कि हुकूमत सिंध इस पर क्या फैसला करती है और फैसला कब करती है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।